आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी इब्तदाई वफाकी काबीना सियासी, गैर सियासी, मुंतखब, गैर मुंतखब, टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट वज़रा का मजमुआ है। ताहम नून लीग के 5वीं इक़्तिदार की इस नई काबीना में भी कई पुराने चेहरे मौजूद हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 5 वफाकी वज़ीर पार्लियामेंट के रुकन नहीं हैं, जिनमें मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद चीमा, मोहसिन नकवी के अलावा इसाक डार और मुसद्दिक़ मलिक शामिल हैं, क्योंकि इन दोनों सेनेटर्स की सेनेट रुकनीत कल ख़त्म हो चुकी है। नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और नए वज़ीर निजकारी अलीम खान से नई उम्मीदें वाबस्ता हैं। गैर मामूली बात यह है कि सियासी और माशी बहरानों में घिरी शहबाज हुकूमत की 19 रुकनी काबीना में 8 वज़रा ने पहली बार वफाकी वजारत का कलमदान संभाला है, जिनमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर निजकारी और सरमायाकारी अलीम खान, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शाहज़ा फातिमा और वज़ीर मैरीटाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ शामिल हैं। शहबाज हुकूमत की मईशत को बहाली के साथ IMF के अहदाफ और SIFC के इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद करना है और मुश्किल फ़ैसले करने हैं। इसी पस मंज़र में वज़ारत ख़जाना के लिए मोहम्मद औरंगज़ेब का इंतखाब एक दूरअंदेश फ़ैसला है। मोहम्मद औरंगज़ेब सिंगापुर में JP मॉर्गन के ग्लोबल कॉर्पोरेट बैंक के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। पिछले 6 साल से वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट हैं और आज ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़जाना तकरीरी को पाकिस्तान की मईशत और IMF से डील के लिए पॉजिटिव करार दिया है। इसाक डार की जगह मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाना इस बात की निशानदेही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की रिवायती माशी पॉलिसी से इज्तनाब करेंगे। ताहम फ़िलहाल माशी चैलेंज भी वही पुराने हैं। शहबाज शरीफ की पहली तकरीर भी वही पुरानी थी जो कल उन्होंने अपनी वफाकी काबीना से इब्तदाई मुलाकात में की। कोई नया सुनने वाला शायद ये समझेगा कि शहबाज शरीफ साहब कोई नई तकरीर कर रहे हैं, नई बात कर रहे हैं, लेकिन सबके इल्म में है कि ये नून लीग की 5वीं हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं। यही मसाइल हैं, यही इशूज़ हैं, यही पहली तकरीर होती है, यही अहदाफ होते हैं, यही तमाम गुफ्तगू होती है और वो वक्त आ गया है कि इस वक्त 5वीं नून लीगी हुकूमत जो है वो इख्तिदार में है। लेकिन बहरहाल एक नई काबीना है जिसमें सामने है, जिसमें के चेहरे अक्सर चेहरे वही हैं, कुछ चेहरे बदले गए हैं और कुछ बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। मिसाल के तौर पे पहली बार नून लीग की काबीना है हालिया तारीख़ में जिसमें इसाक डार तो है मगर वो वज़ीर ख़जाना नहीं, वो वज़ीर ख़ारजा हैं इस बार। बाज़ लोगों के नज़दीक ये भी कोई मंतकी फ़ैसला नहीं, क्योंकि इनकी तबीयत और तजुर्बा सिफारती मैदान से बिल्कुल आ रही है। अगरचे आज तारिक फ़ातमी शहबाज हुकूमत के पहले माविन ख़ुसूसी बना दिए गए हैं, मगर अहम सवाल यह है कि डार साहब कैसे अमरीका, चीन, यूरोपीय यूनियन और आलमी इदारों से खारजा मामलात तय करेंगे। दूसरी जानिब अलीम खान को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के इजाफी चार्ज के साथ वज़ारत निजकारी का कलमदान सौंपा गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बैरूनी इन्वेस्टमेंट से मुतालिक SIFC की तरजीहात को पूरा करना अलीम खान के लिए एक सबसे अहम टास्क होगा। आहद चीमा को वज़ारत इक़्तिसादी उमूर सौंपी गई है, जबकि जाम कमाल को वज़ीर तिजारत बनाया गया है, लेकिन दोनों हजरात की मईशत और तिजारत के मैदान में कोई ख़ास पहचान नहीं है। आहद चीमा सहाफ़त के बाद ब्यूरोक्रेसी में 20 साल तजुर्बा रखते हैं, जबकि जाम कमाल का ताल्लुक लसबेरा के सियासी खानवादे से है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए SIFC ने IT के शोबे को ख़ास फ़ौक़ियत दी, लेकिन शहबाज हुकूमत ने ज़िम्मेदारी शाहज़ा फातिमा को दी है, जो पहली बार किसी वज़ारत का कलमदान संभाल रही हैं। देखना होगा कि कौमी ख़जाने के लिए अंधा कुआं साबित होने वाले एनर्जी सेक्टर को डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक कैसे चलाते हैं, जबकि खसारे में डूबे रेलवे को अवैस लगारी कैसे अपने कदमों पर खड़ा करते हैं। एहसन इकबाल को उनके साबिक़ा तजुर्बे की बिनाद पर वज़ारत तरक्यात और मनसूबाबंदी मिली है। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि चीन CPEC फ़ेज़ 2 में 5 नए कॉरिडोर्स बनाने के लिए तैयार है। नई काबीना, पुराने चैलेंजेस और पुराना तजुर्बा, कुछ नए चेहरे, इन तमाम उमूर पर बात करते हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए ये तमाम डेवलपमेंट्स किस अंदाज की हैं। हमारे साथ हैं जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI, और हमारे साथ शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर आरिफ हबीब लिमिटेड। शाहिद अली हबीब साहब, सबसे पहले तो आप मुझे वजह बताइए। नॉर्मली हमने देखा है कि जब इलेक्शन हो जाती है, नई हुकूमत आती है, मार्केट में ओवरऑल जो है बिजनेस सर्कल्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में इनिशियल वीक्स के अंदर कम अज़ कम बड़ा यूफोरिया रहता है और बहुत ही
बहुत ही आपको एक बड़ी फील गुड फैक्टर नज़र आता है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कॉशियस है, बल्कि डिफेंसिव नज़र आ रही है मार्केट। अब जबकि काबीना बन गई है, हुकूमत बन गई है, ये सब कुछ हो गया है, इसकी क्या वजह है? अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू सो मच कामरान भाई। आई थिंक इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ी चैलेंजिंग, थोड़ी ज़्यादा है और इनको मार्केट को ये रियलाइजेशन चाहिए कि ये IMF के साथ जो है वो जो बड़ा प्रोग्राम है वो किस तरह ये वाली गवर्नमेंट हैंडल करेगी। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद, औरंगज़ेब साहब के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद बहुत ज़्यादा इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है और उनकी जो रेपुटेशन है प्रोफेशनल, वो मेरा ख़्याल से और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी हमारी इकनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में और IMF के साथ डील करने में। और सबसे ज़्यादा हमें यही है कि हमारा जो हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है जो सबको बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, वो किस तरीके से हम इन्फ्लेशन के नीचे आने के साथ किस तरीके से स्टेबलाइज हो जाए और मैक्रो इकनॉमिक ओवरऑल स्टेबिलिटी आ जाए और हम अपना फिजिकल डेफिसिट को और करंट अकाउंट तो शायद भाई आप ये कह रहे हैं कि जो मेरा बुनियादी सवाल है कि इस वक्त एक्साइटमेंट मार्केट में नहीं है और तमाम जो हमारे माशी जो सेगमेंट है उसके अंदर वो यूफोरिया नहीं है जो नॉर्मली हुकूमत आने के बाद नज़र आता है। तो उसकी दो बड़ी वजूहात आपने बताई। एक तो हमें अभी यकीन नहीं है पूरी तरह से कि IMF का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम हमें चाहिए तवील, वो कब होगा, किस वक्त होगा। दूसरी बात कि जो आपने फरमाया कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो ज़ाहिर है हिस्टोरिक हाई पर हैं और वो पिछले कई तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, साल के करीब हो गया है बल्कि कि वो इस लेवल पर है। तो ये दो फैक्टर आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा हैं जो कि सबड्यूड कर रहे हैं मार्केट को। जी बिल्कुल। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन के बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया था बिकॉज़ वो एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई थी और इवन मार्केट 60,000 के नीचे आ गई थी। लेकिन जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुई तो इसके बाद यूफोरिया इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल मार्केट में तेज़ी आई है। मार्केट 3-4 हज़ार पॉइंट की तेज़ी वहाँ से मार्केट ने शो करी है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल यूफोरिया नहीं आया। ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है जो कि पहले नज़र नहीं आया था जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद। तो आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ये फरमाइएगा कि देखें बड़ी एक्सपीरियंस्ड ये गवर्नमेंट है, नून लीग से ज़्यादा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट्स का किसी को नहीं। 5वीं हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर आज़म हैं, 3 बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मिनिस्टर्स भी कमोबेश वही हैं जो कि हमेशा होते थे। शहबाज शरीफ साहब ने कल अपनी कैबिनेट से जो तकरीर की वो तकरीर है जो हम इस प्रोग्राम में पिछले 15 साल से कर रहे हैं। ख़ुद उनकी भी 15-20 तकरीरें हम बिल्कुल मिनवन इन्हीं वर्डिंग्स के साथ दिखा सकते हैं। तो उम्मीद का सहारा क्या रखें? हमें तो इसमें ये पुराने चेहरे, पुरानी बातें, पुराने चैलेंजेस, पुरानी बात, तो क्या लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हम ढूंढने तो क्या नज़र आएगी? जी शुक्रिया। देखिए कामरान भाई, ये जो मौजूदा हुकूमत और जो PDM की हुकूमत थी उसमें एक फ़र्क तो है कि PDM की हुकूमत एक अनसर्टेनिटी का शिकार थी। उस वक्त ये मालूम नहीं था कि इलेक्शन आज होगा, कल होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा। 9 मई के वाक़यात के बाद चीज़ें जो थी वो एक बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पे चली गई थी और ये वो तमाम चीज़ें थी जिसने कि मेरे ख़्याल में शहबाज हुकूमत को PDM में फ़ैसला साजी से रोके रखा और अनटिल के उन्होंने अपने वज़ीर ख़जाना को बाईपास किया और डायरेक्ट वो IMF की MD से उन्होंने बातचीत शुरू की। अब अगर आप उस सारे के तनाज़ुर में शहबाज शरीफ की कल की जो अपनी काबीना के साथ जो ख़िताब है तो ग़ालिबन वो तमाम बातें जो कि हमें IMF प्रोग्राम में एज ए कमिटमेंट करनी है या IMF हमसे कह रहा होगा, तो जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उसमें जो पॉलिटिकल विल मौजूद है कि वो उन तमाम चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हैं और वो उनको करने के लिए तैयार हैं। खा वो SOEs की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है या 5,000 अरब रुपए के एनर्जी सर्कुलर डेट की बात हो रही है या जैनकोस के खसारे की बात हो रही है, तो थोड़ी सी संजीदगी जो है वो तो नज़र आती है। और ये कुशन होता है हुकूमत के नई हुकूमत के क़याम के बाद जो शुरू के 3-4 माह होते हैं उसी में तमाम मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं। और इंसिडेंटली चूँकि इस हुकूमत को पहला काम ही ये करना है
कि IMF का एक प्रोग्राम ख़त्म करे, अगला प्रोग्राम का आगाज़ करे और उसी प्रोग्राम के तनाज़ुर में अपना वफाकी बजट भी पेश करे। तो हम देख रहे हैं कि उस सिमत सफ़र जो है वो तेज़ी के साथ जारी है, खा वो पेंशन रिफॉर्म की बात हो, वो FBR की रिफॉर्म की बात हो, या जो सूबाई हुकूमतों पे अपने जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी स्क्रूटनी बढ़ाने की बात हो। तो ये सारी चीज़ों पे फैसला साजी भी हो चुकी है, इन पे ग्रेजुअली अमल जो है वो भी जारी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक टेक्निकल पर्सन के वज़ीर ख़ज़ाना आने से वो जो वज़ीर ख़ज़ाना पे या वज़ारत ख़ज़ाना पे जो सियासी बैगेज होता है और जो सियासी दबाव होता है वो उस तरह का नहीं होगा। और औरंगज़ेब साहब जो हैं वो उनकी शोहरत और नाज़रीन शायद वाकिफ़ नहीं कि औरंगज़ेब साहब ने और अलाना साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से ग्रेजुएशन का, पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने में, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल लूप होल्स थे उनको बेहतर बनाने में इन दोनों साहबान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और औरंगज़ेब साहब की अगर जो जितना उन्हें मैं समझता हूँ, अगर जो दो प्रायोरिटीज़ को देखा जाए तो एक तो वो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की तरफ कोशिश कर रहे होंगे जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, और दूसरा वो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी के ये इसके ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि जो इनफॉर्मल इकॉनमी का चंक है वो फार्मल इकॉनमी में आ सके और आपका टैक्सेशन का सारा बोझ जो है सिर्फ चंद सेगमेंट तक महदूद होकर ना रह सके। तो शाहिद अली हबीब साहब, ये तो आम चीज़ें, तो ये जो आइडियाज़ हैं, डिजिटाइज करना है, डॉक्यूमेंट करना है, रिटेल सेक्टर को लाना है, होलसेल सेक्टर को टैक्स करना है, मार्केट को अभी इस पे यकीन नहीं है कि ये सारी रिफॉर्म्स जो हैं इसी अंदाज से नून लीगी हुकूमत करेगी, क्योंकि इससे पहले ज़ाहिर है जब इस किस्म की कोशिश की गई तो डार साहब के दौर में और पिछली हुकूमत PDM वाली जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उसने उसको बिल्कुल रिबट किया। तो अदरवाइज़ तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर, जैसे कि आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि 3, साढ़े 3, 4 की PE के ऊपर ये दुनिया की चीपेस्ट मार्केट है, बहुत ज़बरदस्त कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, नई हुकूमत आई है, नई काबीना आई है, इलेक्शंस के बाद आई है, ये सारी चीज़ के बावजूद इसका मतलब ये कि हमारा जो इन्वेस्टर सर्किट है पाकिस्तान का अपना लोकल, उसको भी अभी फ़िलहाल 100% इस हुकूमत की कारकर्दगी पे एतमाद नहीं है। कामरान भाई, मेरा ख्याल से मार्केट को इतना तो पता है, इतना तो यकीन है कि इंशाल्लाह अब जाके जो है ना वो परफॉर्मेंस होगी। ये गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से डिफरेंट होगी क्योंकि इसके पीछे SIFC का इदारा भी है, और जैसा आबिद साहब ने कहा कि एक ज़बरदस्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि प्रोफेशनल हैं और जो कि डील करेंगे सारी चीज़ों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी डील करेंगे। लेकिन मसला ये है सिर्फ कि इस वक्त जो है फ़ंड्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो एक्विटीज़ की तरफ बहुत कम है मार्केट में। पहले अगर मैं 2017-18 की बात करूं तो म्यूचुअल फ़ंड में 50% अंडर मैनेजमेंट जो था वो एक्विटीज़ था और 50% फ़िक्स इनकम था। इस वक्त जो है वो 91% जो है वो फ़िक्स इनकम की तरफ चला गया है और 9% सिर्फ एक्विटीज़ की तरफ है। तो ये इतना सारा फंड्स जो है वो जो फ़िक्स इनकम की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से जो हमारी मार्केट में जो म्यूचुअल फ़ंड है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको फ़िक्स इनकम में इतनी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है कि वो अभी देखेंगे, वो देखता हुआ उनको देखना है कि ये किस तरफ से एक्टिविटी होती है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है और कहाँ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, क्या टैक्स टू GDP हमारा बढ़ रहा है, क्या हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या जो औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि रिटेल और होलसेल सेक्टर पे लगाना चाहिए और एग्रीकल्चर पे और रियल एस्टेट पे टैक्स फर्दर लगाना चाहिए, क्या वो लगता है कि नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब होती हुई नज़र आएंगी और इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ नज़र आएगा तो मुझे उम्मीद है कि ये मार्केट का प्राइस एंडिंग मल्टीपल जो आपको 4.25 4.5 का नज़र आ रहा है, ये डेफिनेटली री-रेट होगा और बहुत सारी नई कंपनीज मार्केट में आएंगी और आ रही हैं। एक हमारा ये एक उम्मीद है कि क्योंकि SIFC ने बड़ा पॉजिटिव, बड़ा थॉरो अच्छी फाउंडेशन बनाई है मुख्तलिफ जो हमारी रिफॉर्म्स होनी है और ख़ास तौर पर हमारे एनर्जी सेक्टर के हवाले से, मगर वेरी सरप्राइजिंगली हमने देखा कि डिस्कोर्स के हवाले से जो प्रीवियस केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें जो एनर्जी मिनिस्टर थे या जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट का कैबिनेट लेवल पे ये डिसीजन हो गया था कि डिस्कोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हम
एक्सटेंडेड जो है कंसेशंस देंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल होगा और इनको प्रोविंसेस को वापस नहीं भेजना होगा। आते ही इस हुकूमत ने उसको रिवर्स किया है और फ़ौरन एक कमेटी बनाई है कि इसको प्रोविंसेस को दोबारा भेजने के लिए क्यों ना किया जाए, और बड़ा ये एक रिवर्सल है, पॉलिसी रिवर्सल। और सब जानते हैं इसकी बड़ी वजह यह है कि पंजाब की जो डिस्कोज है वो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, तो पंजाब पे प्रेशर ना पड़े और ये जो है जहाँ पर हो रहा है वो जाने इसके काम पे। तो ये एक बड़ी पॉलिसी रिवर्सल देखी और मेरे नज़दीक ये कुछ शॉकिंग था। जो एक चैलेंज हुकूमत को पेश आएगा वो प्राइवेटाइजेशन ही है, खा वो PIA की प्राइवेटाइजेशन है जिसके लिए कि प्राइम मिनिस्टर ने 15 जून की डेडलाइन दी है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत में भी PIA को 15 जून तक प्राइवेटाइज किया जा सकता है। ये बहुत भी जल्दी हो तो कम से कम 9 महीने से 1 साल का प्रोसेस है। इसी तरह से डिस्कोस जो हैं, डिस्कोस को भी जब बात होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की या उनको सूबाई मलकियत में देने की या उसको प्राइवेटाइज करने की, तो उस पर एक ब्लैंकेट फार्मूला जो है वो नहीं चल सकता। गार्बन केस टू केस बेसिस पे इसको देखना होगा। ये कहा जा सकता है कि जो हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन है या कैप्को जो कोयटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन है, उसको अगर आपको बेहतर बनाना है और लेस्को को बेहतर बनाना है लाहौर को, तो इन दोनों के लिए डिफरेंट फार्मूला होगा, चूँकि इन दोनों के लॉसेस की जो क्वालिटी और लॉसेस की जो मिकदार है वो दोनों नौइयत वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आप उसको एक ब्लैंकेट फार्मूला उस पर नहीं रख सकते। और अब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और जो बाकी कमेटी मेंबरान हैं, ये उनके लिए इम्तहान होगा उनकी दानिश का कि वो किस तरह से एक कस्टमाइज फार्मूला जो है वो लेके आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब। शाहिद अली हबीब हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे नई आने वाली हुकूमत, नई पार्लियामेंट का पहला अज़म यह है, गो के मंशूर में जिक्र नहीं था। नून लीग कहती है निगरान हुकूमत के निज़ाम को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए आइनी तरमीम भी करने के लिए अव्वलीन तरजीह इस वक्त नून लीगी हुकूमत की उस 25 पे अमल के लिए है जिसका मंशूर में बावजूद शायद जिक्र नहीं किया गया था, और ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी की मदद भी शायद हासिल हो जाएगी। इस पर तफसील से बात करेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक हमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगे। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल में इस्लाहात लाने का फैसला किया है। नई हुकूमत सबसे पहले निगरान हुकूमत से छुटकारा चाहती है। इस हवाले से दोनों जमातों ने निगरान सेटअप का निज़ाम ख़त्म करने पर इत्तफाक कर लिया है और इत्तलात है कि इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ कानूनी मुसव्वदा जल्द मुकम्मल किया जाएगा, जिसके मुताबिक मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबरा ही नए इंतखाबात तक जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा। यानी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद काबीना तहलील हो जाएगी, ताहम वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। अक्सर जमहूरी ममालिक में भी यही रिवायत है। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि निगरान हुकूमत के निज़ाम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। दुनिया पहले ही ऐसे तजुर्बात से आगे निकल गई है। नून लीग को इंतखाबी इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम लानी होगी, जो तमाम इत्तेहादी जमातों की मदद से ही मुमकिन है, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी नून लीग की हमनवा नजर आती है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि निगरान हुकूमत का निज़ाम खत्म और इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद खुद बिलावल भुट्टो जरदारी मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एजेंडा मुकम्मल करना हमारा मिशन है। इस हवाले से इंतखाबी इस्लाहात भी ज़रूरी हैं। याद रहे कि 2006 में मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए निगरान निज़ाम हुकूमत को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बनाया था। आइन के तहत किसी भी असम्बली की तहलील के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। यानी निगरान हुकूमत के क़याम का मकसद इंतखाबात होने तक रोज़मर्रा के हुकूमती अमूर अंजाम देना है। लेकिन हालिया सुबकदोश होने वाली निगरान हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की तवील तरीन निगरान हुकूमत का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। विभाग समेत सिंध बलूचिस्तान में निगरानों ने 6 माह से ज़ायद, जबकि पंजाब और KP में 1 साल से ज़ायद अरसे तक हुकूमत की। नया निज़ाम और नई काविश, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सीजनड पार्लियामेंटेरियंस में से एक साबिक वज़ीर कानून, साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब सेनेटर फारूक एच नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। नाइक साहब पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया नाइक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा, ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, ये तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किया था कि निगरान निज़ाम हुकूमत होना चाहिए, तो अब इसको लपेटने का क्यों फैसला हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मददू करने का। मैं आपको यह करता चलूँ कि जो निगरान हुकूमत या केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ना तो ये 1956 के आइन में है, ना 1962 के, ना 1973 के आइन में। इसका जो कॉन्सेप्ट आया केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो
जनरल जियाउल-हक ने 1985 में थ्रू रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1985 इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया। उसके बाद गुलाम मुस्तफा जतोई साहब पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने और अनवारुल हक साहब इस दफा 8वें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये जो निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट है ये खाली बांग्लादेश और ग्रीस में हुआ और दुनिया का कोई मुल्क इस केयर टेकर गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस नहीं किया। पाकिस्तान बांग्लादेश ने 1996 में इसको इंट्रोड्यूस किया था 13वीं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मगर 2011 के अंदर इन्होंने इसको अबॉलिश कर दिया। 18वीं तरमीम ने जो कि 2010 में अंदर आई पाकिस्तान के अंदर आइन की, उसने केयर टेकर गवर्नमेंट का कंसेप्ट को आगे लेकर के गए। आर्टिकल 224 और आर्टिकल 224A को अमेंड किया कि केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनी जाएगी। इससे यह हुआ, इस वजह से नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो 90 दिन जो उससे ज्यादा पाकिस्तान को गवर्न करते हैं और अलमिया यह है कि वो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। इसकी वजह से मुल्क के अंदर बेअंदाजा लॉसेस होते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो सकती और ये जो चीज है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छी नहीं है। अलमिया यह है कि हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है that the state shall exercise its powers and authority through chosen representatives of the people, और 90 दिन तक आप अनचोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को इजाजत दे देते हैं कि वो मुल्क को चलाएं और ऑथोराइज कर दिया है। ये बहुत बड़ा अलमिया आइन का केयर टेकर बनाने का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था ये कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, मगर हमने देखा 2013, 2018 और अब 2024 के अंदर भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराए हैं उस पर उंगलियां उठी हैं, रिगिंग की, करप्ट प्रैक्टिसेस की और सिलेक्टेड गवर्नमेंट की। इसका मतलब है कि केयर टेकर गवर्नमेंट फेल हो चुकी है और मैं समझता हूं कि लेकिन नाइक साहब उसकी वजह ये है कि वजह आपने कहा कि 2013, 2018, 2024 सबक तरीन करप्ट तरीन इलेक्शन हो गए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन पर है। आप लोग इलेक्शन कमीशन को मजबूत क्यों नहीं करते, इलेक्शन लॉज को क्यों नहीं मजबूत करते, इलेक्शन कमीशन को क्यों एक पपेट के तौर पे इस्तेमाल होने की आपने इजाज़त दी है? देखिए जी, इलेक्शन लॉज 2017 में बने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके अंदर क्या कहते हैं हिस्सा लिया, पीटीआई ने भी लिया, पीपल्स पार्टी ने भी लिया और पीपीएमएल ने भी लिया और जेयूआईएफ ने भी लिया और बाकी छोटी पार्टीज ने भी लिया और उसके बाद ये 2017 के अंदर नए इलेक्शन एक्ट आया, मगर इसके अंदर भी खामियां हैं, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। मगर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो अपॉइंटमेंट है, उसके कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और उसके जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को क्या कहते हैं बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। मैं समझता हूं ना गवर्नमेंट को ना ऑपोजिशन पार्टीज को इनकी अपॉइंटमेंट के अंदर कोई रोल होना नहीं चाहिए, कोई भी रोल नहीं होना चाहिए और इनकी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हो थ्रू द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, रियासत के हेड हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जुडिशरी के हेड हैं। इनके प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जिनको पास पावर्स हो, ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन वो कराएं और कोई उनकी पावर्स के अंदर क्या कहते हैं मुदाखलत ना तो नाइक साहब, अभी क्या ये नई पार्लियामेंट आ गई है, क्या पीपल्स पार्टी किसी इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसके जरिए जाहिर है कि इलेक्टोरल लॉज ये तो काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है लेकिन इसको एक जगह पहुँचाएँ, वाकई रिफॉर्म्स हो जाएँ और दूसरी चीज़ ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए जिससे कि ये निगरान निज़ाम को हम ख़त्म कर दें। ये कोई सीरियस इनिशिएटिव जारी है, पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है? हमारे चेयरमैन बिलावल साहब का ये एक अंदिया है और ये चाहते हैं इसमें के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स हो और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। वो ये भी चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो और हर सूबे के अंदर अपना एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना उठाना पड़े। अब कोयटा बलोचिस्तान से लोग सुप्रीम कोर्ट आते हुए उनको बड़ी परेशानी होती है, कराची से लोगों को सिंध के इंटीरियर से बड़ी परेशानी होती है। अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट हर सूबे में बना दें और ये जो इस्लामाबाद का जो है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कर दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज हो, उनको ये सेटल करे। मगर इस वक्त हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेलेट कोर्ट का भी काम कर रहा है जिसकी वजह से बेअंदाजा क्या कहते हैं उनके पास केसेस पेंडेंसी में आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास 17 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, मगर इस वक्त आप देखें तमाम 4 और बल्कि 5 हाई कोर्ट के अंदर
जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से फैसले ज्यादा हो रहे हैं। जब फैसले ज्यादा होंगे तो अपीलें भी ज्यादा होंगी, जब अपीलें ज्यादा होंगी मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद नहीं बढ़ी है। और मैं समझता हूं कि ये वक्त आ गया है इस सुप्रीम कोर्ट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर दें और एपेलेट कोर्ट के लिए हर सूबे के अंदर और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाए जो हाई कोर्ट का एपेलेट कोर्ट होगा। इससे लोगों को चीफ जस्टिस एट द डोर मिल जाएगी और जो साइल है उनको परेशानी नहीं होगी, लिटिगेंट को आराम के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सियासत का ठंडा होता हुआ दर्जा हरारत आज बुलंदी की तरफ गामजन हुआ। अचानक फैसला किया मरियम नवाज हुकूमत ने पंजाब में, वहाँ की वजारत दाखिला ने कि इमरान खान से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दिया जाए। अडियाला जेल में अब उनकी मुलाकातों को बंद कर दिया गया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर सियासत के तमाम दरवाजे बंद हैं। पंजाब की मरियम नवाज हुकूमत ने आज पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों पर भी अचानक पाबंदी लगा दी है। अब इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही समेत तमाम कैदियों से मुलाकात, मुबसरीन के जेल विजिट पर पाबंदी आयद है। इससे पहले जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात के दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशात, इंटेलिजेंस एजेंसीज की सिक्योरिटी अलर्ट और रिपोर्ट्स के बाद महकमा दाखिला पंजाब ने अडियाला जेल में 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद की है, जिसके तहत किसी कैदी से मुलाकात या जेल विजिट करने वालों की मीडिया कवरेज की भी इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी कंसर्न्स अपनी जगह पर, लेकिन दरअसल इमरान खान हुकूमत ने भी शरीफ ख़ानदान को पाबंद सलासिल किया था और वैसे भी इमरान खान ने अडियाला जेल से ज़बानी कलामी अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया था। इलेक्शन के बाद असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, तैमूर सलीम झगड़ा समेत पीटीआई के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जारी था। इससे पहले इमरान खान से सिर्फ उनके वकला बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफ़र और शेर अफजल मिलाकर बिलाशुबा इलेक्शन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मिलने वालों की दरख्वास्तों का तांता बंद गया है। इन मुलाकातों के मौके पर इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में हुकूमत मुखालिफ बयानिया भी सामने आया है। जेल में मुलाकात के लिए आने वालों को ही इमरान खान ने केपी काबीना और वफाक में अपने उम्मीदवारों के नामों की हिदायत की थी। जेल से ही इमरान खान से मंसूब आर्टिकल बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में शाया हुआ था, जबकि जेल से ही इमरान खान की जानिब से IMF के फंड बहाली के खिलाफ खत लिखा गया। शायद यही वजह है कि अब हुकूमत पंजाब ने न सिर्फ इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगाई है, बल्कि उनसे मिलने वालों की कवरेज के लिए भी अडियाला जेल के बाहर मीडिया गाड़ियों के बैरियर लगा दिए हैं। आज वहदत मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इमरान खान से मुलाकात न कराने पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। बैरिस्टर गौहर अयूब और उमर अयूब समेत तमाम पीटीआई के रहनुमा इस पाबंदी पर अब चिराग पाएं। इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ अदील बड़ाइच। बहुत बहुत शुक्रिया अदील बड़ाइच साहब। ये बताएं असल में हुआ क्या है, क्योंकि ये एक स्मूथ सिलसिला चल रहा था। काद साहब के पास विजिटर्स अलाउड थे, जैसे किसी भी कैदी के लिए अलाउ होते हैं, और वो बहुत ही एक स्मूथ मामला चल रहा था। ये प्रॉम्प्ट क्या कोई वजह है जिसकी वजह से अचानक ये पाबंदी लगाई गई है? कामरान साहब, ये पाबंदी तो अचानक नहीं लगी, इसमें ऐसी इंडिकेशंस थी। यानी आज से ठीक 1 हफ्ता पहले जब अडियाला जेल के अतराफ से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की खबर आई, तो ऐसी इंडिकेशंस थी कि आने वाले वक्त में ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसी गाइडलाइंस आ सकती हैं, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस जेल हुकाम को दी जा सकती हैं। लेकिन जैसा कि आप बता भी रहे थे कि किस तरह से अडियाला जेल में एक मुलाकातों का एक तांता बनना शुरू हो गया था, और इसमें आए रोज़ अदालत से हुक्म लेके इवन जो ना सिर्फ सियासी शख्सियात जो उनकी लीगल टीम के बहुत से लोग हैं, बल्कि बहुत से सहाफ़ी भी अब अदालत से ऑर्डर लेके उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा था। यकीनन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इसको नहीं रोक सकती थी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अजीब सी सिचुएशन भी थी कि वहाँ से एक पूरे सूबे को इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो दी जा रही थी। चीफ मिनिस्टर को बाकायदा वहाँ से इंस्ट्रक्शन आती थी KPK के, और इसके अलावा जो सड़कों पे निकलने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आए रोज़ जो इनकी जानिब से अनाउंसमेंट होती थी, तो ये इंस्ट्रक्शंस इमरान खान ही देते थे, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती थी। इवन जो IMF को ख़त लिखने का जो मामला था, उस पे जो एक पार्टी के अंदर इख्तलाफ था, तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के अंदर उन लोगों की सरजनिश की गई कि इस पर मज़ीद एक एग्रेसिव स्टांस लिया जाए। तो ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में
बल्कि ऐसी ये लेकिन चीज़ें establish भी होने असल लग बात पड़ी तो कि ये है कि ये मज़- जो 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 कानून है या जो हमारे अदालतें हैं उनको इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था, उनकी इजाज़त से ये हुआ था। और अब जबकि उनसे मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी हो गई है, लग गई है, तो क्या अदालतें पाबंद हैं कि इस पाबंदी का एहतराम कराएं, या ये कि वो जो मुलाकातों का सिलसिला जो कि शायद कैदी को हक़ हासिल होता है किसी हद तक तो उसमें आज़ादी देनी पड़ेगी ना? बिल्कुल, एक ये कैदी का हक होता है, लेकिन इसमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक ऑर्डर सामने लेकर आया गया है कि जिसको जवाज़ बना के कहा जा रहा है कि ये संगीन ख़तरात हैं, यानी मुल्क में लॉलेसनेस और अनारकी की तरफ मामलात जा सकते हैं अगर वहाँ पर ये 2 हफ्तों के लिए पब्लिक मीटिंग्स और इंटरेक्शंस और लोगों का जो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इसको यकीनी नहीं बनाया जाता। तो इस हवाले से अब यकीनन ये मामला अदालत में तो अब जा रहा है, अगले चंद घंटों में अदालत में जा रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये अनाउंस भी कर दिया गया है, लेकिन जो इंतज़ामिया है उसने पूरा इस पे इंतज़ामिया का होमवर्क भी मुकम्मल है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि एक हफ्ता कबल यहाँ से जो बारूदी मवाद मिला, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, उसके बाद की जो सिचुएशन, एजेंसीज के थ्रेट अलर्ट्स वो अपनी जगह मौजूद है, उसको बुनियाद बना के 2 लेटर्स निकाले गए जो IG जेल खाना जात पंजाब को लिखे गए होम डिपार्टमेंट की जानिब से, और उन्हीं की बुनियाद पे ये दोनों लेटर जो हैं उन्हीं की बुनियाद पर ये पाबंदी लगाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दिल बड़ा, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ से।